तीन तरह के शेड आपने देखे हैं। स्टील वाला, आपने जो स्टील की छत है जिसको कनोपी वाला शेड भी लोग कहते हैं, उस पर कितना खर्चा आ जाता है। और अगर आप कंक्रीट का जो तैयार छतों वाला शेड है वो बनाना चाहते हैं, उस पर क्या खर्चा है। अगर आप सिरकी वाला शेड बनाना चाहते हैं तो उस पर क्या खर्चा है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा मिल्किंग मशीन जो है इंपोर्टेड लें, अच्छी क्वालिटी की लें, और वो लें जो देर बाद चलने वाली हो, और ऐसी कंपनी से लें जिसकी आफ्टर सेल सर्विस आपके पास अच्छी अवेलेबल हो। अगर आप 100 जानवरों का शेड बनाना चाहते हो तो 120 से 125 फुट लंबा होगा, आप 125 फुट लंबा कर लें। और चौड़ाई जो है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। आए तमाम भाई मिलके खातमुन नबीयीन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पेशते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि फार्म बनाते वक्त कौन से अखराजात बड़े बड़े आपको करने पड़ेंगे, और ये कि शेड बनाते वक्त कितना खर्चा आपका हो जाता है। तीन तरह के शेड आपने देखे हैं। स्टील वाला, आपने जो स्टील की छत है जिसको कनोपी वाला शेड भी लोग कहते हैं, उस पर कितना खर्चा आ जाता है। और अगर आप कंक्रीट का जो तैयार छतों वाला शेड है वो बनाना चाहते हैं, उस पर क्या खर्चा है। अगर आप सिरकी वाला शेड बनाना चाहते हैं तो उस पर क्या खर्चा है। और ये भी कि अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो बड़े बड़े अखराजात कौन से हैं जो आपको डेफिनेटली शामिल करने हैं आज के दौर में, जब हम 2025 के मिड में पहुंच गए हैं। सबसे पहले तो बात करूं जो बड़े बड़े अखराजात हैं जब आप फार्म बनाते हैं, उसमें एक मेजर कॉस्ट है शेड की, जो आपको बेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद तो दूसरी बड़ी कॉस्ट है वो आपको बेयर करनी पड़ेगी जानवरों की। जानवर काफ़ी एक्सपेंसिव है इस वक्त। अगर आप जानवरों की बात करें तो एक यूनिट एनिमल का जो है वो तकरीबन 1 मिलियन का बनेगा, और ये मैं आपको कम से कम कॉस्ट बता रहा हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक बंदे को जानवर लेके दिए हैं क्लोजअप के, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, तो 11,30,000 के अंदर क्लोजअप की गाय जो है जेके डेयरी फार्म से मिली है जनाब। और फार्मर ने ली है क्योंकि कहीं और पे ये क्वालिटी और इतनी देर की प्रेगनेंसी अवेलेबल ही नहीं है, तो फार्मर को पे करना पड़ा। तो उसको एक यूनिट जो है तकरीबन 11.5 मिलियन का पड़ गया। ठीक है जी। तो जो बड़ी कॉस्ट में शेड आ गया, आपके जानवर आ गए। और तीसरी जो कॉस्ट है जी वो आपकी लैंड की है। ऑफ कोर्स आपके पास लैंड होगी जहाँ पे आप ये अपना फार्मिंग करेंगे। लैंड कॉस्ट जो है इस वक्त 70-75 लाख में अगर आपको एकड़ मिल जाए तो दैट इज़ सूटेबल फॉर डेयरी फार्मिंग। अगर आपके पास कोई जगह ऐसी है जो करोड़ों में है तो वो कमर्शियल लैंड है, मैं उस पर फार्मिंग रिकमेंड नहीं करता। हमारे एक फार्मर ने 10 जो है ना जी मरले जगह खरीदी 2.25 करोड़ की फार्मिंग करने के लिए, तो ये एक गलत स्टेप है। फार्मिंग के लिए 10 मरले आप ले रहे हो, 2.25 करोड़ के ले रहे हो, तो यहाँ पे डेयरी फार्म बनाना ये सरासर बेवकूफ़ी है। ये कमर्शियल लैंड है, यहाँ पे आप कुछ भी और कर सकते हैं लेकिन फार्मिंग नहीं कर सकते। तीन चीज़ें होंगी। चौथे नंबर पे जो बड़ी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी फार्म बनाते वक्त वो है सोलर। इस वक्त सोलर के बगैर अगर आप कहीं फार्म चल जाएगा तो ये बात है झूठी। सोलर के बगैर फार्मिंग करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। हमारे फार्म पे सोलर लगे हुए हैं, उसके बावजूद जुलाई के महीने में जो हमें बिजली का बिल आया है वो तकरीबन 7 रुपये, 7 से 7.5 रुपये फी लीटर पड़ गया। अच्छी खासी कॉस्ट है। सर्दी के मौसम में अमूमी तौर पे बिल नहीं आ रहा होता, गर्मी के मौसम में 3 से 4 महीने 2.5 से 3 लाख बिल आ जाता है। अब हम सोच ये रहे हैं कि मज़ीद अपने सोलर को अपग्रेड करें और ये थोड़ा बहुत जो बिल आता है इसको भी निल कर दें। मैंने जो अब तक की कैलकुलेशन की है, वैसे तो सही तरीक़ेकार वो तो ये है कि आप बंदे को बुलाएं, जो टेक्निकल बंदा आपके फार्म पे आएगा, आपके फार्म का मैक्सिमम लोड कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि आपको कितने किलोवाट का आपको निज़ाम चाहिए। लेकिन जो मैंने एक एस्टीमेट लगाया है, जितने आपके नंबर ऑफ़ हेड्स हैं उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर दें। मिसाल के तौर पे अगर 100 जानवर आपके पास हैं तो 70 से 75 kVA का जो आपका सोलर है ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जानवरों के लिए काफ़ी हो जाएगा। इसमें आपके जानवर जो हैं वो बिजली का खर्चा आपका नहीं करवाएंगे। तो 7 से 8 मिलियन जो है वो इसके ऊपर जो कॉस्ट है सोलर के ऊपर कहीं नहीं गई।
मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये कमर्शियल फार्मिंग की बता रहा हूँ। अगर किसी ने 4, 5 या 6 जानवर रखने हैं तो वहाँ पे चीज़ें इंटायरली डिफरेंट हैं। अगर कोई बंदा कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग करना चाहता है, 50 जानवर रखना चाहता है, 25 रखना चाहता है, 30 करना चाहता है, फ्यूचर में अपने आप को वो 150-200 गाय के फार्म पे देख रहा है, तो ये बड़े बड़े खर्चे हैं जो उसको करने पड़ेंगे। 4 खर्चे हुए। 5वें नंबर पे जो बहुत बड़ा खर्चा आपको करना पड़ेगा वो होगा इक्विपमेंट। आपको अपने फार्म के लिए इक्विपमेंट खरीदना है। इक्विपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इक्विपमेंट के अंदर जी आपके पास मिल्किंग मशीन आती है। मिल्किंग मशीन अगर थोड़े जानवर हैं तो आप पोर्टेबल मशीन ले सकते हो। जो पोर्टेबल मशीन है वो कम व बेश अच्छी कंपनी की 3.25 से 3.5 लाख में डबल बकेट डबल क्लस्टर मिलेगी। मार्केट में आपको सस्ती मशीनें ही मिलेगी, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा मिल्किंग मशीन जो है इम्पोर्टेड लें, अच्छी क्वालिटी की लें, और वो लें जो देर बाद चलने वाली हो, और ऐसी कंपनी से लें जिसकी आफ्टर सेल सर्विस आपके पास अच्छी अवेलेबल हो। मैंने कई देखे हैं कंपनीज वो पार्लर बेच देती हैं, बाद में उनकी आफ्टर सेल सर्विस कुछ भी नहीं होती। तो जिससे भी लें, आफ्टर सेल सर्विस जो है, अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला बन गया है या आपने अपने मिल्किंग पार्लर की ट्यूनिंग करवानी है या उसको आपने रिफ्रेश करवाना है, तो बंदे अवेलेबल होने चाहिए। तो इक्विपमेंट में अगर आप पार्लर लगाते हैं तो वो तो खर्चा मिलियंस का है। अगर आप 10 का यूनिट लगाते हैं, अगर आप पोर्टेबल मशीन लेते हैं तो मैंने आपको एक मशीन का खर्चा बता दिया। इसके अलावा इक्विपमेंट कॉस्ट में आपके पास साइलेज बनाने वाली छोटी मशीन। अगर आपका छोटा सेटअप है तो आपके इलाके में अगर तो हार्वेस्टर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंगल रो कटर जो है साइलेज मशीन ले लें जो ट्रैक्टर के साथ लगा के चल जाती है। अगर आपके इलाके में पार्टीज अवेलेबल हैं, जैसे फैसलाबाद में अवेलेबल हैं, आपने पार्टी को फ़ोन कॉल करनी है, उनको बताना जी मुझे 10,000 मन साइलेज चाहिए, 20,000 चाहिए, वो क्रॉप ला के आपकी जगह पे साइलेज बना के डंप करके आपसे फी मन का रेट तय कर लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इलाके में बैठे हैं जहाँ पे हार्वेस्टर अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक जो मशीन है सिंगल रो कटर जो ट्रैक्टर के पीछे चलती है वो आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि मकई का साइलेज टोके पे बना के वो क्वालिटी नहीं बनती। इसके साथ तीसरे नंबर पे आपको इक्विपमेंट में टोका मशीन चाहिए। नंबर 4 आपको स्प्रे मशीन चाहिए, क्योंकि स्प्रे एक रेगुलर रूटीन मैटर है जो फार्म पे आपको करना ही पड़ता है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और आपको इक्विपमेंट में ट्रैक्टर चाहिए और आपको टीएमआर वैगन चाहिए। जो ट्रैक्टर है ये तो हमारे अक्सर फार्मर्स के पास होता है, ज़मीनों पे इस्तेमाल हो रहा होता है तो वही फार्म पे यूज़ कर लेते हैं। जो टीएमआर वैगन है ये ऑप्शनल है। अगर टीएमआर वैगन आप ले लेते हो तो इससे आपकी मैनेजमेंट आसान हो जाती है, लेबर के ऊपर आपकी जो डिपेंडेंस है ये काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। अगर आप टीएमआर वैगन नहीं ले रहे तो इसकी जगह पे आप वंडा मिक्सर लेंगे। ठीक है जी, वंडा मिक्सर जो है कम से कम 300 केजी कैपेसिटी का लें। अगर आप बड़े सेटअप पे जाना चाह रहे हैं, फ्यूचर में आपका टारगेट है कि आपने 200-250 जानवर कर लेने, तो फिर एक ही दफ़ा 500 केजी कैपेसिटी का मिक्सर ले लें। और आपको इसके साथ एक ग्राइंडर चाहिए। अगर टीएमआर वैगन है आपके पास तो फिर सिर्फ ग्राइंडर लेंगे, मिक्सर नहीं लेंगे। अगर टीएमआर वैगन नहीं है तो मिक्सर भी होगा और ग्राइंडर भी होगा। ये चीज़ें जो हैं फार्म पे आपको लगानी पड़ेंगी, इसके लिए आपको ज़रूरत है। इसके अलावा आपके पास फार्म की मोटरें हैं, जिसमें हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि फार्म पे आप लाल पंप की बजाय सबमर्सिबल पंप, जिसको आमतौर पे हमारे लोग मिसाइल बोल देते हैं, ज़मीन के अंदर सबमर्सिबल पंप जो है वो इस्तेमाल करें। उसका वाटर थ्रो उसकी बहुत अच्छी है और बिजली की कंजम्पशन उसकी बहुत कम है। तो ये चीज़ें जो है मेजर हैं। 7वें नंबर पे जो मेजर खर्चा वो करना पड़ेगा वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें 4 दीवारी है आपके फार्म की। ठीक ठाक खर्चा आपके फार्म की 4 दीवारी का हो जाता है। इस तरह आपके फार्म पे बनने वाले बंकर्स, अगर आप बंकर बनाते हो उसके ऊपर कॉस्ट आएगी। इस तरह आपकी रेजिडेंसेस, आपने लेबर के लिए कमरे बनाने, आपने ऑफिस बनाना है, तो ये तमाम नंबर जी खर्चे एक मेजर खर्चा 7वें नंबर पे आएगा। 8वें नंबर पे जो खर्चा आपका आएगा वो है जी आपको अपने पास साइलेज का स्टॉक रखना पड़ेगा। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका गोदाम भी आएगा जिसमें आप वनडे की आइटम्स को सेव करेंगे। अब जो साइलेज का है, साइलेज के बारे में जान लें कि अगर आप सितंबर में फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 10 माह का साइलेज अपने पास स्टॉक करना पड़ेगा। अगर आप फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल मई में तो फिर आपको 6-6 माह का साइलेज स्टोर करना है, क्योंकि सितंबर में जो क्रॉप आ रही है इसके बाद नेक्स्ट क्रॉप आनी है मई में, तो आपको क्रॉप मिलेगी नहीं। नवंबर के बाद क्रॉप मिलनी बंद हो जाती है, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने गुजार के मई की 15 तारीख को आपको क्रॉप मिलेगी। और ये क्रॉप जो है जब इसका साइलेज बना लेंगे तो वो आपका
1 जून से 15 जून के बीच में रेडी होगा। तो आपने अपने साइलेज की जो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो साइलेज एक ही दफ़ा आपने या 6 माह का बनाएंगे या 10 माह का बनाएंगे। अगर सितंबर में फार्मिंग कर रहे हैं तो 10 माह का बनाएंगे। अगर आप फार्मिंग कर रहे हो गर्मी के स्टार्ट में अप्रैल मई में, तो फिर आप 6 माह का साइलेज बनाएंगे। 6 माह का कुलिया क्या होता है, मई में बनाएंगे और फिर सितंबर में बनाएंगे। ये तरीक़ाकार आपके फार्म पे चलेगा। तो ये वो मेजर खर्चे हैं जो आपके फार्म पे होंगे, जो आपको बेयर करने पड़ेंगे। और इसमें आप देख लें कि ये अखराजात जो है नंबर ऑफ हेड्स के हिसाब से वेरी करते हैं। मोटा मोटा कुलिया आपको बता देता हूँ, जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो एक जानवर को 2.25 मिलियन लग जाता है। एक जानवर के ऊपर 2.25 मिलियन की कॉस्ट आ जाती है। इस 2.25 मिलियन में लैंड कॉस्ट भी है, आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी है, आपकी चार दीवारी भी है, जानवर की अपनी कॉस्ट भी है, सोलर भी है, फीडिंग, सब कुछ शामिल है। कुछ लोग इसको 2.5 मिलियन पे काउंट करते हैं, कुछ लोग इसको 2.25 मिलियन पे काउंट करते हैं। लेकिन अगर आपने वही ब्लंडर करना है कि आपने 10 मरले जगह ली 2.25 करोड़ की, तो फिर ये कॉस्ट सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगले नंबर पे मैं बताना चाहता हूँ इस वक्त जो कॉस्ट चल रही है शेड बनाने की, वो क्या चल रही है। अगर आप शेड बनाते हो कनोपी वाला, ठीक है जी, और कनोपी वाले शेड की जो डायमेंशन है, अगर आप 100 जानवरों का शेड बनाना चाहते हो तो 120 से 125 फुट लंबा होगा। आप 125 फुट लंबा कर लें, और चौड़ाई जो है 110 फुट होगी। तो 125 बाय 110 ये कवर्ड होगा। और इसमें जो चीज़ें शामिल होंगी उसमें आपका टोटल छत शामिल होगी, फाउंडेशन शामिल होगी, आपके पिलर शामिल होंगे, आपके पर्नल शामिल होंगे, आपके गार्डर शामिल होंगे, नीचे सिवल का काम शामिल होगा, फेंसिंग शामिल होगी, आपके बंकर शामिल होंगे, आपकी पानी वाली खुलियाँ शामिल होंगी, आपकी वाटर ट्रफ शामिल होगी, आपकी फीडिंग ट्रफ शामिल होगी, सब शामिल होगा। इसमें भर्ती शामिल नहीं है इसमें। अच्छा, भर्ती भी एक मेन कॉस्ट है। बाद फार्म देखें वो बहुत ज़मीन से नीचे होते हैं। जैसे ये मैं जगह बैठा हूँ, जरा दिखाएं इस तरफ आप, ये जगह कितनी नीचे है। अगर कोई बंदा यहाँ फार्मिंग करता तो हिसाब लगा ले कितनी भर्ती पड़ेगी। तो आपने देखना भर्ती कितनी पड़ती है। बाज़ जगहों पे हमें 8-8, 10-10 और भर्ती जानी पड़ जाती है, तो वो भी एक मेजर कॉस्ट में आ जाती है। तो भर्ती को भी अपनी मेजर कॉस्ट में शामिल कर लें। तो अगर आप शेड बनाते हो कनोपी वाला, उसमें भर्ती शामिल नहीं होगी, उसमें बिजली का काम शामिल नहीं होगा, और उसके अंदर शावर पंखे शामिल नहीं होंगे, तो ये इस वक्त तकरीबन 14.5 से 1500 रुपये स्क्वायर फुट पे जा रहा है। तो आप इसको एवरेज कर लें 1500, तो 1500 रुपया स्क्वायर फुट पे जाके ये आपका शामिल होने वाला है। अच्छा, मेजर खर्चों में मुझे साथ साथ याद आते जा रहे हैं, अगर आपके फार्म पे ट्रांसफार्मर नहीं है तो 9th नंबर पे जो, बल्कि 10th नंबर पे, 9th नंबर पे भर्ती आ गई। 10वें नंबर पे जो मेजर खर्चा आपको करना पड़ेगा वो आपको पूरे फार्म की बिजली की वायरिंग, ट्रांसफार्मर रखवाना, उसका डिमांड नोटिस, ये बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब अगर आप बनाते हैं शेड जो कि आपका तैयार छतें हैं, जैसे इजहार की तैयार छतें मिल जाती हैं, डायमेंशन सेम रहेगी, 125 फुट लंबा रहेगा, नीचे से 110 फुट चौड़ा रहेगा। बाद लोग कहते हैं कि पिलर बीच में आ जाते हैं तो नंबर ऑफ एनिमल्स कम आते हैं। तो भैया नंबर ऑफ एनिमल्स सेम आएंगे, बनाने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको बनाना सही तरीके से आता है तो इसमें भी जानवर उतने आएंगे, उसमें भी जानवर उतने ही आएंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ एनिमल सेम ही आएंगे, ठीक है। तो इजहार की तैयार छत नीचे सिवल का काम डाल के तकरीबन 1000 से 1100 रुपये स्क्वायर फुट में आपको कॉस्ट करेगी। तीसरे नंबर पे आ जाए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिरकी का छत। अगर आप सिरकी की छत बनाते हैं और नीचे अपना सिवल का काम इंक्लूड कर लेते हैं, बंकर इंक्लूड कर लेते हैं, सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये तकरीबन 7 से 750-800 रुपया जो है आपको पर स्क्वायर फुट में कॉस्ट करेगा। अब आप इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इनके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। जो आपका स्टील का शेड है ना, वो सारा ही पोर्टेबल है, उसमें आपकी छत सारी उतर सकती है, आपके एच कॉलम उतर सकते हैं, सिर्फ फाउंडेशन और नीचे सिवल का काम रह जाएगा, बंकर भी उतर सकते हैं। जो आपकी ज़हार की छत है उसमें सिर्फ छत उतर सकती है, पिलर आपके उधर ही रहेंगे और बंकर उतर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ गई आपकी सिरकी की छत। सिरकी की छत जो है उसमें भी आप इसको बनाने का तरीका ऐसा होता है कि इसके अंदर भी आप कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं, दोबारा आप छत भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी छत बनाने का प्रोसीजर ये होता है कि कंक्रीट के शेड में और जो आपका सिरकी का शेड है, इसकी छत पे हम पक्का काम करते हैं। कंक्रीट की शेड पे पहले शॉपर डाल के, दर्जे बंद करके, शॉपर डाल के, मट्टी डाल के ऊपर से कंक्रीट कर दिया जाता है। इसी तरह जो हमने यहाँ शेड बनाया है सिरकी का, इसके ऊपर पहले शॉपर डाला, फिर इसके ऊपर मट्टी डाली, फिर शॉपर डाला, फिर मट्टी डाली और उसके ऊपर कंक्रीट किया है, ताकि हमेशा हमेशा के लिए शेड हमारा सिक्योर हो जाए।
तब जाके आपका शेड सेफ भी होगा। एक काम और आप कर लें जो हम नहीं कर सके, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर कोई बंदा सुन रहा है तो वो कर ले। अगर आप जो सिरकी की शेड है उसमें आप थर्मोपोल ऐड कर लें तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूंगा आपको कि जो हाइट रखनी है, जो आपका शेड है कनोपी वाला, उसकी मैक्सिमम हाइट 35 फीट, मिनिमम हाइट 11 फीट। ठीक है, बाद लोग 14 फीट 16 फीट 17 फीट पे ले जाते हैं, वो रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप इजहार की छत का काम कर रहे हैं, अगर आप 3 छतें डाल रहे हैं तो 16, 14 और 12 इसमें सेट करेंगे। अगर आपने एक ही छत डालनी है तो ओवरऑल 14 फुट पे डाल दें, और छत दोनों तरफ से राइट लेफ्ट से 5-5 फुट बाहर निकालेंगे। इसी तरह सिरकी की छत, अगर आप 3 छतें डाल रहे हैं तो 16, 14 और 12, और साइडों पे छत को 5-5 फुट बाहर निकालेंगे तो ये आपका शेड बन जाएगा। जो भी करें प्लानिंग करके करें, प्रॉपर सीख के करें। ये जो डेयरी फार्मिंग है ना, इसको इस चीज़ से निकाल दें कि हम ज़मींदार पुराने सन 2000 से करते आ रहे हैं या सन 1976 से करते आ रहे हैं। सर जो करते आ रहे थे उसको छोड़ दें, अब नए अंदाज से जो फार्मिंग हो रही है इसको सीखें। नए अंदाज से सही तरीके से जो मॉडर्न डेयरी फार्मिंग है उसके असूलों को अप्लाई करें और अपने आप को फार्मिंग में आगे ले जाएं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। मज़ीद कोई सेशन आप रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, कोई टॉपिक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।